प्यारे बच्चों, बात करते हैं पांचवें प्रश्न की। पांचवा प्रश्न कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर हो तब अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज की बात की जा रही है। तो सबसे पहले हम समझने के लिए एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ये हमने एक समकोण त्रिभुज बना लिया, ठीक। ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ठीक। यहाँ पर कोण बी जो है वो 90 अंश है, इसलिए ये एक समकोण त्रिभुज है। एक ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश का हो उसे हम लोग समकोण त्रिभुज बोलते हैं। अगर ये कोण 90 अंश है तो इसके ठीक सामने की भुजा को हम लोग कर्ण कहते हैं। समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा जो होती है वो कर्ण होती है, ठीक है। इसको हम लोग आधार बोलते हैं और इसको हम लोग लंब बोलते हैं या ऊंचाई बोलते हैं, ठीक है। दोनों नामों से इसे हम लोग जानते हैं। अब प्रश्न पढ़ते हैं। कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यानी इसकी जो ऊंचाई है वो आधार से कितना कम है? 7 सेंटीमीटर। तो अगर हम कह दें कि इसका आधार x सेंटीमीटर है तो इसकी ऊंचाई कितनी होगी? 7 सेंटीमीटर कम, यानी x माइनस 7 सेंटीमीटर। यही तो भाई उसने कहा है ना कि ऊंचाई जो है वो आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो अगर आधार x सेंटीमीटर हुआ तो ऊंचाई कितना होगा? x माइनस 7, ठीक। अच्छा, कर्ण के बारे में उसने कितना कहा है? कर्ण कितना है? 13 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इतनी बात आप समझ गए होंगे, है ना। जो उसने कहा था हमने वही काम किया। उसने कहा था कि त्रिभुज की ऊंचाई जो है वो आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो हमने कहा कि अगर आधार x हो तो ऊंचाई x माइनस 7 सेंटीमीटर होगी। और कर्ण के बारे में उसने कह दिया कि कर्ण कितना है? 13 सेंटीमीटर, ठीक। अब कोई भी समकोण त्रिभुज हो उसमें हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर, यही तो होता है। तो यहाँ पर हम लोग ये वाला प्रमेय लगाने वाले हैं, ठीक। तो अभी तक जो जो हमने किया है उसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं। हम बोलेंगे मान लिया कि त्रिभुज की आधार भुजा कितनी है? x सेंटीमीटर, तब ऊंचाई कितनी होगी? x माइनस 7 सेंटीमीटर, ठीक है। बोलेंगे अब पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। कर्ण कितना दिया है? 13 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 13 का स्क्वायर बराबर लंब मतलब ऊंचाई कितना है? x माइनस 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस आधार कितना है? x है, तो ये हो गया x स्क्वायर, ठीक। अब इसे थोड़ा हल कर लेते हैं। 13 का वर्ग करोगे 169 आएगा और यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर लग जाएगा, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, यही तो। a की जगह पर x है, b की जगह पर 7 है, प्लस क्या हो गया? x स्क्वायर हो गया, ठीक है। ये हो जाएगा 169 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। 7 का वर्ग करोगे 49 आएगा और 2 का 7 में गुणा हुआ, 2 सते 14x हो गया और प्लस कितना? x स्क्वायर। सबको एक तरफ कर लो। देखो x स्क्वायर यहाँ भी है, x स्क्वायर यहाँ भी है, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, ठीक, माइनस 14x और देखो ये प्लस 49 है। और जब 169 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा क्योंकि इधर प्लस है। अच्छा, इधर से ये चला गया तो इधर क्या बचेगा? 0 बचेगा, ठीक। हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x। ये प्लस 49 है, ये माइनस 169 है, घट जाएंगे तो आपको मिलेगा माइनस 120 बराबर कितना? 0। देखो 2 कॉमन है, कॉमन कर लो तो यहाँ से हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 2 बाहर निकल गया, 2 सते 14 माइनस और यहाँ पर हो जाएगा 60 बराबर 0। 2 0 के पास जाएगा तो 0 हो जाएगा। आपके पास समीकरण मिलेगा x माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0, ठीक। अब यहाँ पर आपको एक द्विघात समीकरण मिल गया है।
इस द्विघात समीकरण को आप गुणनखंड विधि द्वारा हल करेंगे तो आपको x का मान मिलेगा। x के मान को यहाँ पर रखेंगे तो आपको आधार वाली भुजा और ऊंचाई मिल जाएगी। ठीक है, तो कर लेते हैं। सबसे पहले देखो a की जगह पर 1 है और c की जगह पर -60 है, तो 1 और -60 का गुणा करोगे कितना आएगा, -60 आएगा। अब -60 को दो संख्याओं में तोड़ना है। वो दोनों संख्याएं ऐसी होनी चाहिए कि जब आप गुणा करो तो -60 आए और जब आप जोड़ो तो -7 आए। तो देख लो, आप कह दो कि एक संख्या मेरे पास -12 है और एक संख्या कितनी है, 5 है। -12 और 5 का गुणा करोगे तो -60 आएगा और -12 में 5 को जोड़ोगे तो -7 बचेगा। ठीक है, तो ये समीकरण आपका बन जाएगा अब x² - 12x प्लस 5x - 60 बराबर कितना, 0। ठीक, इन दोनों में देखो कॉमन हो जाएगा x, तो आपके पास बचेगा x - 12। ठीक है, यहाँ से 5 कॉमन हो गया तो यहाँ भी बचेगा x - 12 इक्वल टू कितना, 0। यही तो, यहाँ देखो x - 12 यहाँ भी है, x - 12 यहाँ भी है, कॉमन कर लीजिए तो कॉमन हो गया। यहाँ पर बचेगा x + 5 इक्वल टू कितना, 0। ओके, अब एक बार इसको 0 के इक्वल करेंगे, एक बार इसको 0 के इक्वल करेंगे। ठीक है, कर लेते हैं। बोलेंगे यदि x - 12 इक्वल टू 0 तो यहाँ से आपको मिल जाएगा x इक्वल टू कितना, 12। भाई ये -12 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। और यदि x + 5 इक्वल टू 0, इसको 0 के बराबर किया तो यहाँ से आपको मिल जाएगा x इक्वल टू कितना, -5। ठीक, आपने x किसको माना था, आधार को माना था, यानी आधार भुजा की जो लंबाई आई है 12 सेंटीमीटर और -5 सेंटीमीटर। भुजा कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती, नेगेटिव नहीं होती है, इसलिए हम लोग x का ये वाला मान नहीं लेंगे, इसको छोड़ देंगे तो आपको आंसर मिलेगा। अतः आधार की लंबाई कितनी है, 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितनी हो जाएगी भाई, 12 - 7 कितना आया, 5 सेंटीमीटर। प्यारे बच्चों, छठवें प्रश्न की बात करें तो कह रहा है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया है कि प्रत्येक नग का निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक है। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपये थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे। आप बोलेंगे मान लिया कि बर्तनों की संख्या कितनी है, x। मान लिया कि बर्तनों की संख्या x है तथा एक नग की लागत, अच्छा एक नग की लागत कितनी है। क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है कि एक विशेष दिन यह देखा गया है कि प्रत्येक नग का निर्माण लागत, जो प्रत्येक नग यानी एक नग की जो निर्माण लागत है वो उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक है। यानी कि अगर आपको एक नग की लागत निकालनी है तो जितने बर्तन आप बनाए हैं उनकी संख्या में 2 से गुणा करके 3 जोड़ दीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि एक नग की लागत कितनी है। ठीक है, तो देखो कितने बर्तनों की संख्या है x, हम x का दुगुना कर देंगे, है ना, बोला है ना वो बर्तनों की संख्या के दुगुने से 3 अधिक है। तो हमने क्या किया, हमने बर्तनों की संख्या को दुगुना कर दिया और इसमें क्या किया, 3 जोड़ दिया। ये हमें मिल गया क्या, एक नग की लागत। आई बात समझ में। अब बोलेंगे प्रश्नानुसार। बात समझ में आ रही है भाई। उसने हमसे कहा है कि प्रत्येक नग की जो लागत है वो बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक है। तो बर्तनों की संख्या हमने x मान लिया है तो x का हम दुगुना करेंगे और 3 जोड़ देंगे तो हमें एक नग की लागत मिल जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया एक नग की लागत और ये हो गई बर्तनों की संख्या। उसने कहा है कि यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपये थी, अगर एक दिन वो कितना खर्चा करता है, 90 रुपया खर्चा करता है, तो कहाँ खर्चा करेगा, बर्तन बनाने में। तो कितने बर्तन बनाए, x, और हर एक नग की कीमत कितनी है, 2x + 3। तो इन दोनों का जब आप गुणा करेंगे तो किसके बराबर हो जाएगा, वो 90 के बराबर हो जाएगा भाई। तो ये हो जाएगा x × 2x + 3, यही तो।
और इक्वल टू कितना 90। बात समझ में आई? गुणा कर लीजिए, ये हो जाएगा 2x² प्लस ये हो जाएगा 3x इक्वल टू कितना 90। 90 को इधर लाइए, ये हो जाएगा 2x² प्लस 3x और ये माइनस 90 इक्वल टू कितना 0। ठीक, अब ये बन गया आपका द्विघात समीकरण। इसको हम लोग गुणनखंड विधि द्वारा हल करेंगे। ठीक, तो हल कर लेते हैं। a की जगह पर है 2 और c की जगह पर है -90, तो 2 और -90 का गुणा करोगे तो -180 आएगा। और इस -180 को आप दो संख्याओं में तोड़ेंगे। वो दोनों संख्याएं ऐसी होनी चाहिए कि जब आप उनका गुणा करो तो -180 आए और जब उन्हें आप जोड़ो तो 3 आए। ठीक, तो देखो आप ऐसा कर सकते हो, आप कह दो कि मेरे पास एक संख्या है 15 और एक संख्या है मेरे पास -12। ठीक, 15 और -12 का आप गुणा करके देख लो, 12 पंचे 60, 12 एकम 12 और 6 18। ठीक, 15 और -12 का गुणा करोगे तो 180 आएगा, यानी -180 आएगा। और जब आप इन दोनों को जोड़ोगे तो 15 में से 12 निकल जाएगा, कितना बचेगा 3 बचेगा। ठीक है, मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में मैंने आपको बताया था कि जब संख्या बड़ी हो जाए तो आप उसका गुणनखंड कर लीजिए, वहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा कि दो संख्याएं कौन कौन सी आपको मिलने वाली हैं। ठीक है, अब देखो, अब आपका समीकरण हो जाएगा 2x² -12x प्लस 15x -90 बराबर 0। ठीक, -12 और 15 को जोड़ेंगे तो 3 आएगा। ठीक, इन दोनों में क्या कॉमन है? इन दोनों में 2x कॉमन है। क्या कॉमन है? 2x। तो यहाँ क्या बचेगा x, और यहाँ से x बाहर निकल गया, 2 से 12 में भाग करोगे 6 आएगा। ठीक, यहाँ से 15 कॉमन करोगे तो आपको मिलेगा x - 6 बराबर कितना 0। ठीक, x - 6 यहाँ भी है, कॉमन कर लीजिए, x - 6 कॉमन हो गया। यहाँ क्या बचेगा 2x + 15 इक्वल टू कितना 0। ठीक है, एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे, एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे, तो कर लीजिए। आप बोलेंगे यदि x - 6 इक्वल टू 0, तो ये आपको मिल जाएगा x बराबर कितना 6। ठीक है, और 2x + 15 इक्वल टू 0, तो यहाँ से क्या होगा, ये 15 उधर जाएगा तो हो जाएगा 2x इक्वल टू -15। तो यहाँ से आपको x इक्वल टू कितना मिलेगा -15/2। ठीक, तो -15/2 आया है। पहली बात तो ये निगेटिव आ गया है। दूसरी बात 15/2 का मतलब होता है 7.5। 15 का आधा कितना 7.5। तो x क्या है? x बर्तनों की संख्या है। कभी भी अगर आप बर्तन बनाएंगे तो आधा थोड़ी बनाएंगे भाई, 15/2 क्या, या तो 15 बनाते या तो 16 बनाते। ठीक, तो ये तो हम x का मान नहीं लेने वाले हैं। ठीक, हम x का कौन सा मान लेंगे? ये वाला लेंगे। ठीक, तो बर्तनों की संख्या कितनी मिली हमें? 6 मिली है। तो आप यहाँ से बोलेंगे अतः एक दिन में निर्मित बर्तनों की संख्या कितनी है? 6, तथा एक नग की लागत, एक नग की लागत कितनी है? देखो 2x + 3 है, तो 2 × 6 + 3, यही तो देखो 2 × 6 = 12, 12 और 3 15, तो कितना आ गया भैया 15 रुपया। ठीक, तो एक नग की लागत मिली है आपको कितनी? 15 रुपये। और कितने बर्तन बनाए हो आप? 6 बर्तन बनाए हो। तो आप देख सकते हो कि अगर एक नग की कीमत 15 रुपये है और बर्तनों की संख्या 6 है, इन दोनों का गुणा कर लो, 15 और 6 का गुणा करो, कितना आएगा 90 आएगा। ठीक है, तो ये था आपका छठा प्रश्न और इसी के साथ आपकी प्रश्नावली 4.2 समाप्त होती है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलती है और वीडियो बनाने की। वीडियो को लाइक कर दीजिए, जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटे वाली बटन को दबा दीजिए और ऑल पर क्लिक कर दीजिए। यदि आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और द स्टडी जोन पेज को फॉलो कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।